नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीएसआई के लिए साहित्य का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। इसमें साहित्य के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं साहित्य के, अभी 2 वीडियो और पढ़ेंगे। यदि आप सारे वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं तो उससे बाहर से आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हैं? देखो, यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी निराला। इसका विकल्प ए सही, मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प ए सही, मैथिली शरण गुप्त। ये खंडकाव्य विधा की रचना है। यदि आपसे इसकी विधा पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे? खंडकाव्य। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो ये मेरे साहित्य के वीडियो देखने के लिए। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुछ नोट कर लीजिए। जयद्रथ वध, साकेत, साकेत इनका महाकाव्य है। पंचवटी, सैरंध्री, वग संहार, यशोधरा, यशोधरा भी इनका महाकाव्य है। द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली और भारत भारती इनकी रचना है, जो कि देश प्रेम से प्रभावित है, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी और 1912 में इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया था। कौन सी रचना के लिए? भारत भारती रचना के लिए 1912 में महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि के उपाधि से विभूषित किया था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? ए मंगलेश डबराल, बी केदारनाथ सिंह, सी आलोक धनवा, डी शिव प्रसाद सिंह। इसका विकल्प ए सही, मंगलेश डबराल। ये मंगलेश डबराल द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। इनका ये पहाड़ पर लालटेन और हम जो देखते हैं, ये 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, झरना के रचनाकार कौन हैं? ये भी देखो यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका विकल्प बी सही है, जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं और झरना इनकी सबसे प्रथम रचना है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए जयशंकर द्वारा रचित प्रथम रचना कौन सी है, तो कौन सी होगी? झरना। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए छायावाद की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तब भी आपका प्रश्न होगा झरना। तो छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? झरना। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पहली रचना कौन सी है? झरना। ये देखो, एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपको मिल गए। देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ बच्चों, ये तीनों निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये 4 जो हैं, ये चारों छायावादी कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं? चारों छायावादी युग के कवि हैं। और ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प ए सही है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी नामक रचना पर व्यास सम्मान मिला था।
इनकी रचना का क्या नाम था, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी नामक रचना पर इनको व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? 1991 में। क्योंकि बेटा मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ कोई कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ से पूछा गया हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला, तो रामविलास शर्मा जी को मिला। लेकिन इस रचना का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस रचना का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ए मतिराम, बी भूषण, सी केशवदास, डी पद्माकर। इसका विकल्प सी सही है, केशवदास। केशवदास जी रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं और ये रीतिकाल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा। तो केशवदास जी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और ये चारों रीतिकाल के कवि हैं। जैसे आपसे कोई इसमें नाम देके पूछ सकते हैं कि ये कौन से युग के कवि हैं, तो ये चारों जो है चारों रीतिकाल के कवि हैं। और ये किस धारा के कवि हैं? तो ये चारों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ये बिहारी इसमें से आ गया होता, बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन सी काव्यधारा के कवि हैं बिहारी अगर पूछा जाता तो? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रसिक प्रिया केशवदास जी का ग्रंथ है, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और इनकी और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम देख लेते हैं। तो एक तो इनकी हो गई है रसिक प्रिया, दूसरी कवि प्रिया, तीसरी छंदमाला, नखशिख, रामचंद्रिका इनके द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। वीर सिंह देव चरित, रत्नावली, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, तितली के रचनाकार कौन हैं? ए निराला, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प सी सही है, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इन्होंने 3 उपन्यास की रचना की है। 3 उपन्यासों की रचना की है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। इनके तीनों उपन्यास के नाम हैं कंकाल, तितली, इरावती। क्या नाम है? कंकाल, तितली, इरावती। और इनके कहानी संग्रह भी 3 हैं। कितने कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी के? 3। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी देखो बेटा यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, डी मूर्ति देवी पुरस्कार। इसका विकल्प बी सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ? 1964 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1978 में मिला था। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1978 में। रचना का नाम था कितनी नावों में कितनी बार। क्या नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली रचना का? कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार पर। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। मैं इसलिए आपको विस्तृत बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये उक्ति किस रचनाकार की है? ये उक्ति किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा,
डी जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प बी सही है, सुमित्रा नंदन पंत। देखेंगे अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बाबू गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प सी सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कृति है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और हिंदी साहित्य के प्रथम युग को आदिकाल किसने माना है, आदिकाल नाम किसने दिया? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम था? ए गंगनाचल, बी बहुवचन, सी भाषा, डी गर्भनाल। इसका विकल्प बी सही है, बहुवचन। देखेंगे अगला प्रश्न। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय। ये उक्ति किस संत कवि की है? ए रैदास, बी दादू दयाल, सी नानक देव, डी कबीर। इसका विकल्प डी सही है, कबीर। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। इसके अतिरिक्त ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं ये सब भी भक्ति काल के ज्ञान मार्ग भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इनको सबको ज्ञान मार्गी शाखा के जितने कवि हुए इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, संत कवि के नाम से। कौन से कवि के नाम से? संत कवि के नाम से भी इनको सबको जाना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ में निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है बच्चों। ये नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए रश्मिमांसा, बी शिल्प और दर्शन, सी भ्रमर गीत सार, डी जायसी ग्रंथावली। ये जायसी पर बच्चों जो है छोटा सा रहेगा, ये जायसी में बड़ा सा नहीं रहेगी, ये छोटा सा रहेगा। तो जायसी ग्रंथावली। इसका विकल्प बी सही है, शिल्प और दर्शन। शिल्प और दर्शन सुमित्रा नंदन पंत जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता रचना किसने की है? या इस कविता में समझ लो एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प सी सही, माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी सभी रचनाएं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थीं और ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? नहीं प्राप्त हुआ है यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ए प्रेमचंद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी नरेश मेहता, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका विकल्प ए सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी कृत पर मिला था? इनकी कृत का नाम था चिदम्बरा। क्या नाम था कृत का? चिदम्बरा। तो चिदम्बरा नामक कृत पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार बता रही हूँ, सर्वप्रथम इनको मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक कृत पर। वैसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप जी को, लेकिन हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदम्बरा नामक कृत पर 1968 में। इसके अतिरिक्त
रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और नरेश मेहता जी को 1992 में इनकी संपूर्ण साहित्य सेवा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य सेवा के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? ए 1900 से 1984 BC, बी 1375 से 1700 BC, सी 1700 से 1900 BC सम्मत, डी 1050 से 1375 BC सम्मत। इसका विकल्प सी सही है, 1700 से 1900 BC सम्मत। पूर्व मध्यकाल कहते किसे हैं, पहले आप ये जान लो। तो पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का नाम है। देखो बेटा, हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। 1050 से 1375 BC सम्मत। फिर हाँ, इसको क्या कहेंगे, आदिकाल या वीरगाथा काल। 1050 से 1375 BC सम्मत को क्या ना किस नाम से जानते हैं, आदिकाल या वीरगाथा काल। फिर 1375 से 1700 BC सम्मत पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ यह है पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल एक ही है। ठीक है, तो इसका समय है 1700 से 1900 BC। फिर उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है, रीतिकाल। इसका समय माना गया है नहीं बच्चों, ये गलत हो गया है। ये पूर्व मध्यकाल का समय होगा 1375 से 1700। इसका बी विकल्प सही होगा। इसका बच्चों बी विकल्प सही होगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है। देखो, पूर्व मध्य ऐसा है कि इसका विकल्प बी सही होगा। 1375 से 1700 BC आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है 1050 से 1375 BC सम्मत, जिसका नाम है आदिकाल या वीरगाथा काल। फिर 1375 से 1700 BC सम्मत, जिसका नाम है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। फिर 1700 से 1900 उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। 1700 से 1900 BC सम्मत किस नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतकाल के नाम से भी जानते हैं। फिर 1900 से आज तक आधुनिक काल। 1900 से आज तक आधुनिक काल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, सूरदास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य, बी नंददास, सी मध्वाचार्य, डी विठलनाथ। इसका विकल्प ए सही है, वल्लभाचार्य। इसका विकल्प ए सही, वल्लभाचार्य। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तुलसीदास जी किसके शिष्य थे, तो आपका उत्तर होगा नरहरिदास। क्या उत्तर होगा, नरहरिदास। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। मीराबाई जी किसकी शिष्या थी? तो ये रैदास जी की शिष्या थी। रैदास या रविदास जी की शिष्या थी। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछ लिया जाए नाथ पंथ संप्रदाय के जनक गोरखनाथ जी किसके शिष्य थे, तो ये मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए मधुरेश, बी बच्चन सिंह, सी रघुवंश, डी नामवर सिंह। इसका विकल्प डी सही है, नामवर सिंह। इसका विकल्प डी सही है, नामवर सिंह। बच्चों, जिस तरह मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बता रही हूँ, इतने अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चाहे कितने भी बड़े से बड़ा चैनल हो, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न इतने अच्छे ढंग से आपको किसी भी चैनल में नहीं समझाया जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ए चिंतामणि, बी घनानंद, सी रसलीन, डी मीराबाई। इसका विकल्प बी सही है, घनानंद।
घनानंद जी रीतिकाल के रीत मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं और ये इनकी पंक्तियां हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण एक पत्रिका थी, इसके संपादक पूछा गया है कौन थे। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु, डी अंबिका दत्त व्यास। डी अंबिका दत्त व्यास। इसका विकल्प ए सही प्रताप नारायण मिश्र। इसका विकल्प ए सही प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो है ये भारतीय युग के कवि थे, रचनाकार थे। ये किसके रचनाकार थे? भारतीय युग के रचनाकार थे। ये भारतीय युग के रचनाकार थे और इनकी ये ब्राह्मण नामक जो पत्रिका थी ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से प्रकाशित होती थी। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन वर्ष है 15 मार्च 1883। क्या है प्रकाशन वर्ष? 15 मार्च 1883। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित पत्रिका है या प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से होता था। यह मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन वर्ष था 15 मार्च 1883 और ये भारतीय युग के रचनाकार थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया? ए निराला, बी धूमिल, सी अज्ञेय, डी जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प सी सही है, अज्ञेय। तो अज्ञेय जी जो हैं वो उन्होंने प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया और तार सप्तक के जनक भी यही थे। तार सप्तक का कब हुआ प्रकाशन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1943 में। और इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बच्चों आप लोग ये खुद देख रहे हो कि अभी तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जल्दी हम ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू करेंगे। और आप लोग ये देख रहे हो मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, काफ़ी कुछ तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी पता चल रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है आप लोग किसी के भी भड़काने या बहकावे में मत आइए। जैसे लोग गलत मोटिवेट कर देते हैं बच्चों को कि वहाँ हिंदी पढ़ो वहाँ पढ़ो, तो आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए मेरे यहाँ जो है क्लास ज्वाइन कीजिए। और कोई भी विषय हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ हिंदी पूछी जाती है, यदि आप चाहते हैं आपके पूरे में पूरे प्रश्न सही हों तो सिर्फ एकमात्र कोचिंग है सुमन हिंदी क्लासेज। और ये मेरी कोचिंग नहीं, ये आप ही की कोचिंग है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21, किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? ए वीर गाथा काल, बी रीति काल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। इसका विकल्प डी सही है, आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल का प्रथम युग कौन सा था? भारतेंद्र युग। इसको 4 भागों में बांटा गया है आधुनिक काल को। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग तथा नई कविता युग। वैसे इसको मतलब मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वैसे तो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और ये आपका छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग, तो इस तरह से इसको कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और इसको आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया आधुनिक काल को गद्य काल का नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी निराला। इसका विकल्प डी सही है, निराला। निराला जी ने सर्वप्रथम मुक्त छंद की रचना की थी और उस रचना का नाम था सर्वप्रथम जूही की कली।
और इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? ए 10, बी 8, सी 11, डी 12। इसका विकल्प डी सही है, 12। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। यदि कहीं पर भी आपसे तुलसीदास जी के ग्रंथों की संख्या पूछी जाए तो आप 12 ही लिखेंगे। जैसे एक दिन एक बच्चा आया, वो कोई किताब दिखा रहा तो उसमें 34 लिखी थी ये तुलसीदास जी की रचनाएं। तो कभी भी 34, 35 इस पे सब पे आप ना जाइए। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो आप 12 ही लिखेंगे। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे रामचरितमानस इनका सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो वो किस भाषा में? अवधी में है। और किस प्रकार की अवधी है? साहित्यिक या परिमार्जित अवधी। और इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसमें? ब्रज भाषा में है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। किसी में अवधी, कोई रचना इनकी अवधी में और कोई ब्रज में है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ए जैनेन्द्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरेलाल नागर, डी नागार्जुन। इसका विकल्प बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है ये उपन्यास विधा की रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। लेकिन ये जीवनी विधा पर आधारित है। मतलब है तो ये उपन्यास, लेकिन ये जीवनी विधा पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। पहली है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। फिर दूसरी चारुचंद्र लेख। क्या नाम है? चारुचंद्र लेख। इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। फिर तीसरा उपन्यास है इनका पुनर्नवा। क्या नाम है? पुनर्नवा। इसका प्रकाशन हुआ था 1973 में। फिर चौथा उपन्यास है अनाम दास का पोथा। इसका प्रकाशन हुआ था 1976 में। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? ए सुदर्शन, बी ब्राह्मण, सी प्रताप, डी अभ्युदय। इसका विकल्प सी सही है, प्रताप। इसका विकल्प सी सही है, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र का संपादन किया था। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रताप नारायण मिश्र ने, और अभ्युदय नामक पत्रिका का कृष्णकांत मालवीय जी ने। किसने किया था? कृष्णकांत मालवीय जी ने अभ्युदय नामक पत्रिका का संपादन किया था। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत परिश्रम करती हूँ। कहाँ कहाँ से हम प्रश्न खोज के ले आते हैं, किन्हीं किताबों से। तो बेटा आप लोग भी वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, क्या कमी है वीडियो में। अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट्स करो, वीडियो बुरा लगे तब भी कमेंट्स करो, लेकिन ये कमेंट्स आप ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दूसरी बात मैं फिर से बार रिपीट कर दे रही हूँ कि मेरी कोचिंग काका देव आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है, और बहुत से बड़े बड़े टीचर हैं जो किसी नए टीचर को डेवलप नहीं होने देना चाहते। तो आप लोग किसी के बहकाने, किसी के भटकाने में मत आइए। आप देखिए कि किस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप आओ और क्लास ज्वाइन करो और पूरे में पूरे अंक ले आओ, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे साहित्य के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।